हेलो एवरीवन, वेलकम हियर। आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो अपने चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट का। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जिसका नाम है यूडियोमेट्री। दिख रहा होगा आपको लिखा हुआ, ठीक है। यूडियोमेट्री की बात करेंगे, क्या होता है, कब काम में आता है, कब नहीं आता। ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से सच उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट फिर भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो अपन को पढ़ना है। बट अकॉर्डिंग टू जेई ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। बहुत सी बार इससे डायरेक्ट यूडियोमेट्री से एक एक क्वेश्चन भी पूछा हुआ है मेंस के अंदर। सो जेई वालों को तो पढ़ना ही है और नीट वालों को भी छोड़ना नहीं है। सो स्टार्ट करते हैं। यूडियोमेट्री होती क्या है, ठीक है। तो यूडियोमेट्री इज अ टेक्निक, इट इज अ टेक्निक which used to determine the molecular formulas of hydrocarbons and organic compounds and to analyze gaseous mixture। ठीक है, ये एक टेक्निक होती है जो किस काम में आती है, मोलिकुलर फॉर्मूला पता करने के काम में आती है। किसका? हाइड्रोकार्बन्स का और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। और साथ ही साथ ये गैसियस मिक्सचर को के बारे में भी अपन को बहुत सारी जानकारी देती है, उनके वॉल्यूम्स वगैरह के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जिन्हें अपन को ध्यान रखना है और जिनको अपन वन बाय वन बात भी करेंगे जिनके बारे में, ठीक है। जिन्हें यूडियोमेट्री में बार बार अपन यूज भी करेंगे, उन पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं अब अपन। बट सबसे पहले बात करते हैं, ये थोड़ा नाम अटपटा लग रहा होगा जो पहली बार देख रहे हैं कि यूडियोमेट्री क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका नाम यूडियोमेट्री क्यों पड़ा, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ क्या होता है, हमें जिस भी कंपाउंड का या जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का या जिस भी हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला बताना है, ठीक है। मतलब जिसका भी हमें फॉर्मूला पता है, एक सेकंड देना, रफ कर दें इनको पहले। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या बात कर रहे थे कि जैसे मेरे पास एक कंपाउंड है जिसकी कोई नॉन वॉल्यूम पता है मुझे, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे ले लूँ CXHYOZ, ठीक है। ये मेरे पास कोई एक हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो और साथ में क्या हो, ऑक्सीजन। वो होते हैं अपने हाइड्रोकार्बन्स। नाइट्रोजन भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, उनकी भी बात करेंगे। बट यहाँ पे जनरली ऑक्सीजन मिलता है अपन को, तो वो अपने होते हैं हाइड्रोकार्बन्स, जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। अब ये अपने पास कोई एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, कोई भी एक कंपाउंड है जिसकी वॉल्यूम अपन को गिवन है, लाइक 10 ml गिवन है इसकी वॉल्यूम के बारे में अपन को आइडिया है, ठीक है। अब इसको अपन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे, ठीक है। तो हमें पता है दो चीजें मिलेगी अपन को यहाँ पे, ठीक है। जब किसी भी हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे तो अपन को दो चीजें मिलने वाली है। और वो दो चीजें क्या होने वाली है? एक कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, दूसरा वाटर। क्लियर? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब भी हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं तो अपन को दो चीजें मिलेंगी। पहला कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड सेकेंड वाटर विच इज H2O, ठीक है। यहाँ जरूरी नहीं है ऑक्सीजन ही हो, ठीक है। यहाँ जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजन ही हो, फॉर्मूले में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर नाइट्रोजन होगा तो CO2 की जगह नाइट्रोजन के, यहाँ पे CO2 की जगह नाइट्रोजन के कोरोस्पॉन्डिंग गैस मिलेगी अपन को, यहाँ पे NO2 हो सकती है वो, ठीक है। बट यहाँ पे अपन ने ऑक्सीजन लिया है तो ऑक्सीजन के कोरोस्पॉन्डिंग गैस कौन सी मिलती है जब हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में? CO2 प्लस वाटर, ये अपन को मिलता है। जब हम इसे जलाते हैं तो एक ऐसी ट्यूब में जलाते हैं, इसको जब अपन जलाएंगे तब एक ऐसी ट्यूब में जलाएंगे, मान लो ये कोई ट्यूब है अपने पास, ठीक है, इसमें जलाएंगे। और ये ट्यूब कैसी होती है? स्फीयरिकल टाइप ट्यूब होती है, ठीक है। तो जब जलाते हैं तो जो भी गैस बनती है
उसका इस ट्यूब से डायरेक्टली वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, लाइक यहाँ पे अपन ने कोई गैस जलाई, मान लो कोई गैस जला रहे हैं, यहाँ पे अपन ने यहाँ पे कोई गैस जला दी। ठीक है, तो यहाँ से अपन ये जो होगा अपना, ये होगा वॉल्यूम ऑफ गैस। मान लो उस गैस ने इतनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर ली, यहाँ पे ग्रेजुएटेड होगा। ठीक है, वॉल्यूम ग्रेजुएटेड होगा इस ट्यूब पे कि 1 ml 2 ml 3 ml 10 ml 20 ml जो भी होगा वो यहाँ पे लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ से इस स्फीयरिकल ट्यूब से अपन डायरेक्टली क्या बता सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस। जब अपन इस ट्यूब के अंदर क्या करते हैं, हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे तो जो अपनी CO2 गैस मिलेगी उसकी वॉल्यूम यहाँ से अपन बता सकते हैं इस ट्यूब की मदद से। ठीक है, इस ट्यूब पर वॉल्यूम ग्रेजुएटेड होता है। क्लियर, ये कोई ट्यूब है अपने पास, स्फीयरिकल ट्यूब है। ठीक है, और मान लो यहाँ पे इतनी दूर में वॉल्यूम ग्रेजुएटेड है। क्लियर, वॉल्यूम ग्रेजुएटेड, सॉरी, मतलब यहाँ पे अपन ने किसी गैस को जलाया और उस गैस ने इतनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर ली। ठीक है, तो अपन यहाँ से डायरेक्ट क्या बता सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस। और वॉल्यूम ऑफ गैस का अपन को पता कैसे चलेगा कि 10 ml मिली है, 20 ml मिली है, 50 ml मिली है, कितनी मिली है, तो इस ट्यूब पे वो वॉल्यूम ग्रेजुएटेड होती है। ठीक है, अरे देखते नहीं है क्या अपन, जैसे कोई अपने पास बाल्टी है उस पर भी लिखा हुआ होता है 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर 5 लीटर 6 लीटर 7 लीटर 8 लीटर एंड सो ऑन। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे भी वॉल्यूम ग्रेजुएटेड होती है। ठीक है, और जो ये ट्यूब है, कैसी ट्यूब, स्फीयरिकल टाइप ट्यूब, इस ट्यूब का नाम होता है, जिस ट्यूब में अपन ये रिएक्शन को कैरी करते हैं, इस ट्यूब का नाम होता है यूडियोमेट्री ट्यूब। अब बात समझ में आई, इस ट्यूब का नाम होता है यूडियोमेट्री ट्यूब। तो इसीलिए इस टेक्निक का नाम अपन ने क्या रखा, यूडियोमेट्री। क्लियर, तो ये बात हो गई, यूडियोमेट्री को यूडियोमेट्री क्यों बोलते हैं, कुछ इस तरह से बोलता है। इस सारी बात का आपको क्या निचोड़ निकालना है कि सुन के भूल जाना है। क्यों, अभी थोड़ा अपन फ्लो में आ रहे हैं धीरे धीरे, तो आपकी और मेरी फ्रीक्वेंसी भी मैच होनी चाहिए पहले। ठीक है, तभी आगे की चीजें अपन डिस्कस कर पाएंगे और इजीली समझ में आएंगी। तो इतनी देर अपन ने जो भी पढ़ा वो काम की बातें थी, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम की नहीं थी, बट जो भी अपन आगे पढ़ेंगे उससे रिलेटेड थी। और एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ अपना कि यूडियोमेट्री को यूडियोमेट्री क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब भी अपन हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर जलाते हैं तो अपन एक स्फीयरिकल ट्यूब के अंदर जलाएंगे, तो वहां से अपन वॉल्यूम के बारे में, उस गैस की जितनी वॉल्यूम जलाने पे रिलीज होगी वो उस ट्यूब की मदद से अपन बता सकते हैं कि गैस की कितनी वॉल्यूम बनी उसको जलाने से। और वो वॉल्यूम कैसे बता सकते हैं, क्योंकि उस ट्यूब पे वॉल्यूम ग्रेजुएटेड होती है, वॉल्यूम लिखी हुई होती है, वॉल्यूम मेंशन्ड होती है, वहां पे वॉल्यूम मार्क्ड होती है, वहां पे उस हेल्प से अपन वॉल्यूम बता देते हैं। और उस ट्यूब का नाम होता है यूडियोमेट्री ट्यूब, इसलिए इस टेक्निक का नाम देते हैं अपन यूडियोमेट्री। ठीक है, यहां हम काम करेंगे गैल्यूसेक लॉ पे। नेक्स्ट पे यहां अपन काम करने वाले हैं गैल्यूसेक लॉ। कुछ को पता होगा, कुछ को नहीं पता कि गैल्यूसेक लॉ होता क्या है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गैल्यूसेक लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर जब कांस्टेंट होगा तो अकॉर्डिंग टू PV इज इक्वल्स टू nRT। इसके बारे में तो सबको पता होगा, ये क्या होती है अपनी आइडियल गैस इक्वेशन, ये अपनी आइडियल गैस इक्वेशन होती है। अब
गेलुसेक लॉ क्या बोलता है, जब एक ऐसी स्पेसिफिक कंडीशन हो जहां पे प्रेशर और टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट, तो यहाँ पे प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया और टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, आर ऑलरेडी क्या है, गैस कांस्टेंट, तो यहां से क्या आता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, और N क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, और यही गेलुसेक लॉ होता है कि वॉल्यूम ऑफ गैसेस कैन बी, ये वॉल्यूम ऑफ गैस होगी, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, N के, N हियर नंबर ऑफ मोल्स, मतलब वॉल्यूम बढ़ेगी तो नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ेंगे, नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगी, सॉरी वॉल्यूम भी कम होगी। ठीक है, तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ गैसेस कैन बी treated in similar way as like moles। ठीक है, तो अपन गैस की वॉल्यूम को भी मोल्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं, सेम जैसे कि अपने पास होता था। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे जैसे अपने पास कोई इक्वेशन थी N2 गैस प्लस 3H2 gives 2NH3, क्लियर, ये था। तो अपन यहाँ पे क्या बोलते थे कि जैसे मान लो इसका 1 मोल है, तो इसके 1 मोल से इसके कितने बनेंगे, 3 मोल, इसके 2 मोल। उसी तरह अपन वॉल्यूम भी डायरेक्टली कैलकुलेट, जैसे मास नहीं कर सकते थे, मोल्स कर सकते थे, डायरेक्टली रिलेट कर सकते थे मोल से। सिमिलरली जब मोल से कर सकते थे तो वॉल्यूम से भी कर सकते हैं। वॉल्यूम से कैसे, इसकी मान लो वॉल्यूम 1 थी, 1 लीटर या 1 ml जो भी, तो इसकी कितनी हो जाएगी, अपन डायरेक्ट बता सकते हैं 3 वॉल्यूम, और इसकी कितनी हो जाएगी 2 वॉल्यूम। क्लियर, कुछ इस तरह से अपन बता सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ हम जो भी रिएक्शन पढ़ेंगे, अभी जो भी अपन आगे रिएक्शन की बात करेंगे, जो भी रिएक्शन पढ़ेंगे उसकी कंडीशन अगर स्पेसिफाइड नहीं है, ठीक है, मतलब उसकी कंडीशन के बारे में अपन को कोई भी लैंग्वेज की फॉर्म में ना दे रखा हो, उसकी कंडीशन स्पेसिफाइड का मतलब मान लो वहां पे टेम्परेचर और प्रेशर को लेके कोई बात नहीं कर रखी हो, तो अपन क्या मानेंगे, टेम्परेचर अपन मानेंगे रूम टेम्परेचर। क्लियर, और रूम टेम्परेचर क्या होता है 27 डिग्री सेल्सियस। क्लियर, ठीक है, तो अपन यहाँ पर लिखें या आप एक पॉइंट में मेंशन कर लेना कि इफ कंडीशन इज नॉट स्पेसिफाइड देन रूम टेम्परेचर condition will be considered। क्लियर, जैसे अपने पास है CXHY प्लस, इसको अपन O2 की प्रेजेंस में जलाएं। ठीक है, ये अपने पास हाइड्रोकार्बन था, इसको अपन मान लो O2 की प्रेजेंस में जला रहे हैं, तो अपन को क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, OZ कर लो यहाँ पे, तो अपन को क्या मिलेगा यहाँ पे, एक तो मिलेगा अपन को CO2 गैस, दूसरी अपन को मिलेगी वाटर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर कोई टेम्परेचर नहीं दे रखा हो कि किस टेम्परेचर पे ये अपन से बात कर रहा है, तो अपन क्या मान के चलेंगे कि ये CO2 तो गैस होगी, ये तो अपन को पता है। जो H2O होगा, ठीक है, ये क्या होगा, गैस, लिक्विड, क्या होगा या सॉलिड। H2O यहाँ पे अगर टेम्परेचर 100 डिग्री से ज्यादा दे रखा होता तब तो H2O क्या हो जाता, 100 डिग्री से ज्यादा होता तो H2O क्या होता, गैस हो जाता। ठीक है, अगर ये माइनस में होता तो अपन क्या बोल देते हैं कि ये आइस की फॉर्म में होगा तो सॉलिड होगा। बट जब दोनों ही नहीं दे रखे हो क्वेश्चन के अंदर और कोई भी स्पेसिफाइड नहीं हो, टेम्परेचर के बारे में अपन को डेटा ना दे रखा हो, तो अभी अपन ने देखा था, अपन क्या मान के चलेंगे कि
वो रूम टेम्परेचर की ही बात कर रहा है, और रूम टेम्परेचर क्या होता है अपना 27 डिग्री सेल्सियस, और 27 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और एक यहाँ पे एक पॉइंट की बात करेंगे, वो पॉइंट ये होगा कि जो N2 होगा, N2, ठीक है, कहीं पे भी N2 लिखा हुआ आ जाए तो N2 को इनर्ट गैस की तरह कंसीडर करना है एट रूम टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि इट विल नॉट रिएक्ट अंटिल स्पेसिफाइड। मतलब यहाँ पे लिखेंगे अपन, पहले लिख लेते हैं फिर समझते हैं कि N2 is considered as an inert gas। N2 किसकी तरह काम करेगा, इनर्ट गैस की तरह, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर। एंड विल नॉट react until specified। ठीक है, यहां पे अगर टेम्परेचर की बात नहीं कर रखी हो तो N2 जो होगा वो अपना किसकी तरह काम करेगा, इनर्ट गैस की तरह, और वो किसी के साथ कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा अंटिल नॉट स्पेसिफाइड, जब तक बोला नहीं जा रहा है क्वेश्चन के अंदर। क्यों नहीं करेगा, इसके पीछे रीजन क्या है, रीजन की बात करते हैं। ठीक है, रीजन ये होता है कि N2 की जब स्ट्रक्चर बनाता है तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आता है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड आता है दो N के बीच में। इसका मतलब क्या है, यहाँ की जो बॉन्ड एनर्जी होगी ड्यू टू हाई बॉन्ड एनर्जी, ड्यू टू हाई बॉन्ड एनर्जी ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे कितना है 27 डिग्री सेल्सियस। हाँ, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा दे रखा हो तब ये बॉन्ड डिसोशिएट हो जाएगा या फिर बॉन्ड टूट के किसी दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेगा। बट जब तक कंडीशन नहीं दे रखी हो तो अपन मानेंगे रूम टेम्परेचर, और रूम टेम्परेचर पे ये बॉन्ड नहीं टूट सकता इतना इजीली ड्यू टू इट्स हाई बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, क्लियर है इतनी सी बात N2 के बारे में भी। कि छोटी सी बात है यार, O2 के बारे में अपन को क्या ध्यान रखना है, सॉरी O2 के बारे में नहीं, कि अपन ने अभी तक दो पॉइंट देखे। पहला पॉइंट क्या था अपना कि इफ कंडीशन इज नॉट स्पेसिफाइड देन रूम टेम्परेचर विल बी कंसिडर। अगर अपन को कोई कंडीशन नहीं दे रखी है क्वेश्चन में तो अपन को रूम टेम्परेचर मान के चलना, जो कि कितना होता है 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद में दूसरा पॉइंट अपन ने क्या सीखा है अभी कि N2 होता है वो अपना इनर्ट गैस की तरह काम करता है। जब तक कोई कंडीशन अपन को स्पेसिफाइड नहीं हो क्वेश्चन के अंदर तब तक अपन N2 को क्या मान के चलेंगे कि ये इनर्ट गैस की तरह काम करेगा। क्यों? ड्यू टू इट्स हाई बॉन्ड एनर्जी, N और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत हाई होती है और रूम टेम्परेचर पे ये बॉन्ड टूट के किसी और के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता। ठीक है, क्लियर इतने सी बात। नेक्स्ट पॉइंट अपन चलता है O2 के बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, O2 is always considered in excess if not specified। ठीक है, O2 always exist in excess until not specified। ठीक है, जो O2 होगा वो हमेशा एक्सिस में मान के चलेंगे अपन जब तक बोल नहीं रखा हो क्वेश्चन में। लाइक अपने पास कोई ये गैसियस मिक्सचर है, ठीक है, जिसके अंदर A प्लस B प्लस C, ये अपने पास तीन गैसेस है। ठीक है, इनकी वॉल्यूम दे रखी हो 80 ml। ठीक है, अब इस मिक्सचर में गैस A क्या, अब इस मिक्सचर में गैस A, गैस B और गैस C का वॉल्यूम कितना है, ये अपन को अगर पता करना हो किसी क्वेश्चन में तो अपन कैसे करेंगे।
ये पता करने के लिए हम एक तरीका यूज करते हैं, और वो तरीका क्या है, हम इस गैसियस मिक्सचर को अलग अलग रिएजेंट से पास करवाएंगे। ठीक है, अभी आपके समझ में नहीं आ रहा होगा, एक बार आप कोशिश करना मेरे साथ वापस फ्रीक्वेंसी मैच करने की। ठीक है, इसको रफ करते हैं। अपने पास कोई ये गैसियस मिक्सचर है, मान लो उस गैसियस मिक्सचर में A प्लस B प्लस C, ठीक है, इनकी वॉल्यूम अपन को गिवन है 80 मिलीलीटर। ठीक है, अब अपन को पता करना है यहाँ पे A की, B की और C की वॉल्यूम पता करनी हो, तो वो वॉल्यूम पता कैसे करेंगे? उस वॉल्यूम को पता करने के लिए अपन एक तरीका यूज करते हैं, एक टूल है जिसको काम में लेते हैं, एक मतलब मेथड है। ठीक है, उस मेथड को अपन को यहाँ पे सीखना है। और वो मेथड क्या है? वो मेथड ये है कि जो ये गैसियस मिक्सचर था अपना, इसको अपन अलग अलग डिफरेंट रिएजेंट से पास करवाते हैं। ठीक है, मान लो इसको अपन ने पास करवाया रिएजेंट 1 से। ठीक है, रिएजेंट 1 से पास करवाया। अब जो ये रिएजेंट होता है वो क्या करता है, ये मान लो ये जो फर्स्ट वाला रिएजेंट होगा वो मान लो गैस A को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, जब अपन इस गैसियस मिक्सचर को इससे पास करवाएंगे तो ये रिएजेंट क्या करेगा, A वाली गैस को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, और जब इसने A वाली गैस को एब्जॉर्ब कर लिया तो अब जो अपना मिक्सचर इससे बाहर निकलेगा रिएजेंट से, तब उस मिक्सचर के पास क्या रहेगा, सिर्फ B एंड C। ठीक है, इस मिक्सचर में ये दो ही गैस बची। अब इस मिक्सचर को जब अपन यूडियोमेट्री ट्यूब में डालते हैं, अब जो ये मिक्सचर है अपना, इसको अपन ने डाल दिया यूडियोमेट्री ट्यूब में। ठीक है, A प्लस B। तो जब अपन ने इस गैसियस मिक्सचर को यूडियोमेट्री ट्यूब में डाला तो इसका वॉल्यूम आया 50 मिलीलीटर। ठीक है, मतलब B प्लस C का वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम होगा ये, और ये वॉल्यूम कितना है, 50। ठीक है, जब ये 50 है तो अब अपन क्या बता सकते हैं, A गैस का वॉल्यूम इजीली बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, A वॉल्यूम ऑफ A गैस क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम कितनी थी 80 माइनस 50 कर देंगे कि B और C की वॉल्यूम 50 है तो इसमें से 50 कर देंगे, तो यहाँ पे आया 30 मिलीलीटर। ये तो सिंपल सी मैथ है, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। 30 कैसे आया, तो 30 ml यहाँ पे आ गई अपनी वॉल्यूम ऑफ A। फिर इस मिक्सचर को एक और रिएजेंट से पास कराएंगे। ठीक है, फिर जो अपना ये मिक्सचर बचा, इसमें क्या क्या बचा, B प्लस C, और इनकी वॉल्यूम कितनी बची 50 ml। अब इसको एक और रिएजेंट से पास करवाया अपन ने, मान लो इसको नाम दे दिया रिएजेंट 2। अब जो ये रिएजेंट 2 था, ये मान लो C गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर, C गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है ये। जब C गैस को ये एब्जॉर्ब कर लेगा तो जब ये मिक्सचर इससे बाहर आएगा तो इसके पास क्या बचेगा, मिक्सचर में सिर्फ गैस कौन सी, B, क्योंकि C तो एब्जॉर्ब हो रखी है यहाँ पे, तो अब यहाँ पे क्या मिला, सिर्फ B। अब इस मिक्सचर को जब अपन ने डाला यूडियोमेट्री ट्यूब के अंदर, तो फिर से अपन को क्या मिला कि इसकी वॉल्यूम मान लो अपन को मिली 20 मिलीलीटर। ठीक है, तो यहां से अपन ने क्या बता दिया कि A वाले की वॉल्यूम अपन को पता थी, कितनी आई थी अपने पास 30। B की यहाँ पे पता चल गई, लास्ट में कितनी बची, क्योंकि इस मिक्सचर में सिर्फ B गैस ही तो है सिर्फ, तो B की वॉल्यूम होगी, तो कितनी वॉल्यूम होगी 20 मिलीलीटर। तो वॉल्यूम ऑफ B भी पता चल गया, कितना हो गया 20। अब वॉल्यूम ऑफ C की बात आई तो दो तरीके से बता सकते हैं, एक तो ये कितना हुआ टोटल 50, तो टोटल कितनी थी वॉल्यूम 80, तो 80 माइनस 50 तो बचा 30। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे कितनी थी 50 और लास्ट में बची कितनी 20। ठीक है, तो 50 माइनस 20 भी कितना होगा
30, यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गई 30 ml, तो वो 30 ml किसका था, गैस सी का वॉल्यूम था। तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सी गैस कितना होगा 30 मिलीलीटर। कुछ इस तरह से अपन गैसेस की वॉल्यूम बता सकते हैं, हाँ या ना। ठीक है, अब बात करते हैं ये रिएजेंट कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है, या फिर कौन कौन सी गैसेस को कौन कौन से रिएजेंट्स अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकते हैं, उनकी बात करते हैं, लिखते हैं उनको। ब्लैक स्क्रीन, सबसे पहले यहां पे लिखेंगे सॉल्वेंट, ठीक है, या फिर ये रिएजेंट्स मान लो, आप कुछ भी मान लो। यहां पे लेंगे अपन गैसेस एब्जॉर्ब, जो गैसेस को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इस लिस्ट के अंदर नाम आता है और सबसे इंपॉर्टेंट नाम वो आता है KOH, या फिर कहीं कहीं आपको NaOH भी दिख सकता है, बट KOH इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें, ठीक है। जहां पे भी रिएजेंट या सॉल्वेंट KOH ऐड हो जाए तो रिएक्शन में ये किस किस को एब्जॉर्ब कर लेगा, उस गैसियस मिक्सचर में ये एक तो CO2 गैस को एब्जॉर्ब कर सकता है, एक SO2 गैस को एब्जॉर्ब कर सकता है, और एक Cl2 को एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। वहीं नेक्स्ट अगर अपने पास अमोनिकल Cu2Cl2 हो कहीं पे रिएजेंट, तो वो कौन सी गैस को एब्जॉर्ब कर सकता है, वो CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। वहीं अगर कहीं पे रिएजेंट हो टर्पेंटाइन ऑयल, तो वो किसको एब्जॉर्ब कर सकता है, वो ओजोन को, टर्पेंटाइन ऑयल होता है वो किसको कर सकता है, ओजोन को, सॉरी O3 को, हाँ ओजोन बोल सकते हैं इसको, इसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब अपने अंदर ये रिएजेंट। वहीं कहीं पे लिखा हुआ जाए एल्कलाइन पायरोगैलोल, ये आ जाए कहीं पे रिएजेंट के तौर पे काम करे, तब ये किसको एब्जॉर्ब करता है, ये रिएजेंट ऑक्सीजन गैस को एब्जॉर्ब करता है। वहीं पे कहीं पे मान लो सॉल्वेंट रिएजेंट वाटर दिख जाए, वाटर किसको एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर, NH3 को कर लेता है और HCl को कर लेता है। कहीं पे आ जाए CuSO4 या फिर CaCl2, ये किसको एब्जॉर्ब करता है रिएजेंट्स, वाटर को कर लेंगे। अब क्या इतने याद होंगे, नहीं होंगे, तब क्या करना है, भूल जाना है। तो याद कौन से करना है, इनमें एक तो अपन ये वाला याद रखेंगे, ठीक है, इस पे स्टार मार्क कर लो। कहीं कहीं पे ये टर्पेंटाइन ऑयल, ये तो याद रह जाएगा, ऑयल को करता है। और एक एल्कलाइन पायरोगैलोल, ये करता है O2 को। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस में और हेल्प ले सकते हो, अगर कहीं पे आ जाए। जब रिवाइज करोगे तो आपको धीरे धीरे ये समझ में भी आ जाएंगे, ठीक है। मैं इस पे ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता, चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अपन बात करने जा रहे हैं वॉल्यूम चेंज, हेडिंग लिखेंगे वॉल्यूम चेंज ड्यूरिंग गैसियस रिएक्शंस, ठीक है। किसकी बात करेंगे यहाँ पे, चेंज इन वॉल्यूम ड्यूरिंग गैसियस रिएक्शंस, ठीक है, इसकी बात करेंगे। वॉल्यूम के अंदर चेंज बताना है, आप 9th-8th क्लास के अंदर भी पढ़ते हो, ये छोटी छोटी चीज़ें होती है। वो क्या होती है कि वॉल्यूम के अंदर चेंज, किसी भी चीज़ में चेंज कैसे बताते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करके। तो यहाँ पे वॉल्यूम के अंदर भी चेंज कैसे बताएंगे, वॉल्यूम चेंज इज इक्वल्स टू फाइनल माइनस, यहाँ पे वो कौन सी वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। इससे क्या बता सकते हैं, चेंज इन वॉल्यूम या वॉल्यूम चेंज बता सकते हैं, हाँ या ना। और अपन क्या देखते थे कि वॉल्यूम होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, नंबर ऑफ मोल्स के, गैलूसेक लॉ से अपन, और उसी को अपन काम में लेंगे। तो अगर मान लो
लेट, यहाँ पे लेट लिख लेना, लेट एज्यूम, एज्यूम तो कर ही सकते हो आप, बहुत अच्छे से कर लेते हो। जैसे आपने ये एज्यूम कर रखा है कि आपके बिना पढ़े भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपकी सीट मिल जाएगी, आप बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखते हो, ठीक है, एज्यूम ही तो कर रहे हो आप। बट अगर आप सच में मेहनत कर रहे हो तो मेहनत हमेशा रंग लाती है। यहाँ पे भी केमिस्ट्री में भी कुछ रंग होंगे, उनकी भी बात करेंगे अपन, लेकिन उससे पहले अपन यहाँ पे बस सिर्फ ये एज्यूम करना है। क्या एज्यूम करना है, कब से एज्यूम करना है, एज्यूम करना बोल रहे हो, एज्यूम पता ही नहीं रहे हो क्या करना है, तो अपन को एज्यूम यहाँ पे ये करना है कि जो मोल्स होंगे किसके, जो अपन को मोल्स मिलेंगे, गैसियस मोल्स मिलेंगे किस में, प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट साइड जितने मोल्स होंगे वो मान लो रिएक्टेंट के मोल से ज्यादा हो, ठीक है। अगर अपना कुछ सीन ऐसा हो, ठीक है, ये सीन क्या कि मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, अगर कंडीशन ऐसी आ जाए कि अपन को फाइनल आंसर के अंदर जो ये मान लो A प्लस बी गिव्स C, तो यहाँ इस साइड ये इसका 1 1 1, तो प्रोडक्ट के कितने 2, सॉरी रिएक्टेंट के कितने 2 और प्रोडक्ट के कितने 1, मान लो यहाँ पे C प्लस D प्लस E मिल जाए तो 1 1 1, तो यहाँ पे 3 यहाँ पे 2, प्रोडक्ट की साइड मोल्स कितने 3 और रिएक्टेंट की साइड कितने 2, तो प्रोडक्ट के ज़्यादा है, प्रोडक्ट के मोल्स ज़्यादा है। जब ऐसी कंडीशन आ जाए फाइनल आंसर में तो अपन क्या बताएंगे, वॉल्यूम के बारे में क्या कमेंट करेंगे, अपन कमेंट करेंगे, कमेंट करना तो बहुत आता है, इंस्टाग्राम पे आता है, लेकिन यहाँ पे अपन को वॉल्यूम में करना है। वॉल्यूम पे अपन क्या कमेंट कर सकते हैं, दैट वॉल्यूम विल डिक्रीज, वॉल्यूम विल डिक्रीज, कर दोगे ऐसा कमेंट? यार कैसे करोगे? आप इतना तो खुद एज्यूम कर सकते हो कि मान लो यहाँ पे पहले वॉल्यूम थी, जो मोल्स होते हैं वो मोल्स किसके इक्वल होते हैं, वॉल्यूम के, तो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बढ़े मतलब वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट भी बढ़ी, तो ये रिएक्टेंट की वॉल्यूम थी, ये प्रोडक्ट की वॉल्यूम थी, ठीक है। जब मोल्स बढ़े तो वॉल्यूम भी बढ़ी, ठीक है, मतलब इसकी वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ चुकी होगी, तो पहले कम थी बाद में बढ़ गई, तो वॉल्यूम के अंदर क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ क्या, या वॉल्यूम कम हुई क्या, तो अपन वॉल्यूम डिक्रीज क्यों बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हो, हमें तो नहीं पता, आप ही बोल रहे हो। अरे मैं नहीं बोल रहा, अगर मैंने बोला हो दैट तो भूल जाओ, मैं आपको चेक कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम विल इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज होगी, इसको अपन क्या बोल सकते हैं कि एक्सपेंशन हो रहा है, तो अपन यहाँ पे ब्रैकेट में और क्या लिख देंगे, एक्सपेंशन, क्लियर। वहीं पे अगर अपने पास मोल्स किसके, रिएक्टेंट के ज्यादा आ जाए, किससे, प्रोडक्ट के से, अगर ऐसी कंडीशन आ जाए उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होगा कि मोल्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, वॉल्यूम के, तो रिएक्टेंट साइड से प्रोडक्ट साइड जाने पे मोल्स कम हो रहे हैं तो वॉल्यूम भी कम होगी, वॉल्यूम कम होगी तो मान लो इसकी वॉल्यूम कम है, इसकी रिएक्टेंट साइड की ज्यादा है, तो जब ज्यादा से कम होगी वॉल्यूम, ठीक है, तो क्या वॉल्यूम में एक्सपेंशन होगा, नहीं तो वॉल्यूम में इंक्रीमेंट होगा, नहीं तो क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे अपन सिंपल वर्ड्स में क्या लिखेंगे, वॉल्यूम विल डिक्रीजेस। जब वॉल्यूम डिक्रीज होती है तो वो क्या होता है, एक्सपेंशन होता है या कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे, वॉल्यूम में क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन, और वॉल्यूम में कॉन्ट्रैक्शन होने को अपन क्या नाम देते हैं, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, क्लियर। बढ़े आगे, ठीक है, आप बोल रहे हो तो बढ़ता, नहीं तो मेरा मन नहीं था, ठीक है, ठीक। अपने पास एक रिएक्शन है, N2 गैस दे रखी है आपको और 3H2 गैस
gives 2NH3 गैस। ये आपको एक रिएक्शन दे रखी हो, क्या दे रखी हो, रिएक्शन। अब इस रिएक्शन के अंदर पूछ ले वॉल्यूम इंक्रीज होगी, वॉल्यूम डिक्रीज होगी, वॉल्यूम में एक्सपेंशन होगा या वॉल्यूम में कॉन्ट्रैक्शन होगा। इस चीज पे आपको इसकी वॉल्यूम पे कमेंट करना है, ना कि इंस्टाग्राम पे जाके किसी की पोस्ट पे कमेंट करना है। तो यहाँ पे अपन इसकी वॉल्यूम पे ही कमेंट करना प्रीफर करते हैं। करेंगे क्यों नहीं बताओ, बाद में बताऊंगा मैं। सबसे पहले ये इस साइड कितने मोल्स दिख रहे हैं, नाइट्रोजन के कितने मोल्स दिख रहे हैं, अपन स्टोइकियोमेट्री वालों को मोल मान ले तो इसका 1, इसके कितने मोल्स दिख रहे हैं 3, इसके कितने मोल्स दिख रहे हैं 2, यहाँ पर टोटल कितने थे इस साइड 4, इस साइड टोटल कितने थे 2। मोल्स ऑफ प्रोडक्ट से जब मोल्स ऑफ रिएक्टेंट की साइड अपन बात करते हैं तो किसके ज्यादा दिख रहे हैं, किसके दिख रहे हैं यार, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से मोल्स ऑफ प्रोडक्ट की साइड जा रहे हैं तो किसके मोल्स कम होते दिख रहे हैं, किसके ज्यादा होते दिख रहे हैं। मोल्स ऑफ रिएक्टेंट आपको ज्यादा दिख रहे होंगे यहाँ पे, किससे, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट से। तो वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट भी क्या होगी ज्यादा, किससे, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट से। क्यों होता है ये ऐसा, क्योंकि गैलुसेक भाई साहब ने अपन को क्या बोला था कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्लियर। तो वॉल्यूम में क्या हो रहा है, इंक्रीज होती दिख रही है वॉल्यूम, नहीं मुझे तो कम होती दिख रही है। जब कम होती दिख रही है तो क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज। जब वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम विल हैपेंस हियर। क्लियर। अब वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन निकालते कैसे उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन का प्यारा सा फॉर्मूला, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन कैसे निकालते हैं। वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन निकालने के लिए सबसे पहले इस साइड अपन लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट्स जो कि काम में आए, यूज्ड रिएक्टेंट्स माइनस वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट जो कि फॉर्म हुए, ठीक है, जो रिएक्शंस में आगे जाके बने उनकी वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, किससे, वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट जो जो काम में है। क्लियर। ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हो और हर फॉर्मूले के अंदर हर फॉर्मूले को किससे सॉल्व कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो। ये ना याद हो कभी मान लो बाय मिस्टेक तो बहुत सारी जगह आप डायरेक्ट ये भी काम में ले सकते हो कि फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे। जब पॉजिटिव में वॉल्यूम मिलेगी अपन को तो मतलब एक्सपेंशन इन वॉल्यूम, जब वॉल्यूम नेगेटिव आ जाए आंसर तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम। क्लियर। बढ़े आगे, कुछ नहीं दे रखा हो तो टेम्परेचर कांस्टेंट लेके चलेंगे। मैंने एक बात बोली थी आपको, क्या आपको याद है, याद है तो अपन फिर से यहाँ पे लिखेंगे N2 गैस है अपने पास, 3H2 गैस gives 2NH3 गैस। ये अपने पास गिवन है। और गिवन क्या क्या है यहाँ पे, इन दोनों की वॉल्यूम गिवन है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे बताना है फाइनल वॉल्यूम बताओ पूरे मिक्सचर की, और मिक्सचर में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है या एक्सपेंशन हो रहा है वो भी बताना है। बता सकते हो, करके देख लो ट्राई आप एक बार। तब तक मैं पेन चेंज कर लेता हूं, आप वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हो। तो चलिए अपन करते हैं, कैसे करते हैं। सबसे पहले ऐसा आ जाए तो अपन को क्या बताना है, डायरेक्ट बता सकते हैं अपन वॉल्यूम में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है या एक्सपेंशन हो रहा है। अगर सिर्फ इतना दे रखा हो क्वेश्चन में वॉल्यूम में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है या एक्सपेंशन हो रहा है, तब तो अपन कैसे कर बता सकते हैं डायरेक्टली कि इस साइड 4 इस साइड 2, यहाँ पे 3 + 1 4 और इस साइड
2। वॉल्यूम में क्या हो रहा है, मोल्स में क्या हो रहा है, डिक्रीज, वॉल्यूम भी क्या होगी, डिक्रीज, तो वॉल्यूम भी क्या होगी, एक्सपेंशन होगा वॉल्यूम में, नहीं कॉन्ट्रैक्शन होगा वॉल्यूम में। तो अपन डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं, उसको सही करार दे सकते हैं कि वॉल्यूम में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन। बट वहीं अगर क्वेश्चन के अंदर आगे और अपन से पूछ ले कि साथ ही साथ ये भी बताना है कि वॉल्यूम में कितना कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, या फिर अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो कितना हो रहा है, और अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो वो कितना हो रहा है। अगर वो भी बताना हो तो उस केस में अपन क्या करेंगे, अपन आगे सोल्व करेंगे। साथ सोल्व कैसे करेंगे, अपन इसको सोल्व करेंगे स्टोइक्योमेट्री वाले पार्ट में अपन ने पढ़ा था एलआर के बारे में। यहाँ पे अपन को एलआर पता करना है। एलआर कैसे पता करते हैं, मोल अपॉन स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, जो लिस्ट आते हैं वही अपना क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पे मोल्स और वॉल्यूम एक ही बात है, तो वॉल्यूम से भी कंपेयर कर सकते हैं। तो वॉल्यूम अपॉन स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट करो इसका, तो 60/1 और 60/3, कम कौन सा आया, ये, तो ये अपना क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट, एलआर, ठीक है, ये एलआर हो गया। एलआर का मतलब क्या हो गया कि ये रिएक्शन में बिल्कुल भी नहीं बचेगा, कंप्लीटली काम में आ जाएगा और जीरो हो जाएगा, ठीक है, यही बात थी। इनिशियली इसके 3 मोल से या इसके 3V से, 3 वॉल्यूम से इसके कितने फॉर्म हो रहे थे, 2, और इसका कितना हो रहा था, इसका कितना काम में आ रहा था, 1, तो 1 से इसका कितना आएगा, 2/3, और इसका कितना काम में आएगा, 1/3। तो यहाँ पे 60 ml से कितना होगा, इस साइड 2/3 मल्टीप्लाई 60, यही होगा ना, हाँ या ना, अरे बोलो तो सही। और इस साइड कितना होगा, 1/3 मल्टीप्लाई 60, इतना काम में आ जाएगा रिएक्शन में, ठीक है। टोटल कितना था, ये भी तो 60 ml था, 60 ml में से इसको माइनस करो, ये 20 आया यहाँ पे, 60 माइनस 20, तो यहाँ पे पीछे बचा 40 ml N2, ये क्या रहेगा, रिमेनिंग, ये बचा हुआ रहेगा, सॉरी, ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये कितना बनेगा अपना, 20 मल्टीप्लाई 2 40 ml NH3 विल फॉर्म, ठीक है। अब वॉल्यूम के अंदर चेंज की बात कर लो, तो वो क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, ऐसे ही तो करते थे ना। फाइनल वॉल्यूम यहाँ पे क्या आई, 40, तो यहाँ पे अपने लिख दिया 40 प्लस 40। ये क्यों लिख दिया, ये इसलिए लिख दिया क्योंकि रिएक्शन के अंदर इस साइड 40 ml N2 का बच रहा है, ये रिएक्शन में काम में नहीं आ रहा है। तो ये भी फाइनल वॉल्यूम में, ये मान लो कोई ये कंटेनर था, ठीक है तो इसी कंटेनर में ना, इसमें से मान लो आधा काम आके कुछ और बन गया और वो वॉल्यूम उसमें कन्वर्ट हो गई, बट यहाँ से जो वॉल्यूम बच गई 40 ml, तो इसका अगर पूरे का अपन जब वेट करेंगे, इस पूरे को जब अपन इसका मास कैलकुलेट करेंगे, तो ये भी तो इसी कंटेनर में ना, इसी मिक्सचर में ना, कहीं उड़ के तो नहीं जा रहा। जब नहीं जा रहा तो ये 40 ml भी कैलकुलेट होगा फाइनल वॉल्यूम में, बची हुई वॉल्यूम में। तो 40 ml बना, 40 ml बचा हुआ, माइनस क्या करेंगे, इनिशियली वॉल्यूम कितनी थी, इनिशियली 60 प्लस 60, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 60 प्लस 60, तो 80 माइनस 120, तो आया -40। -40 का मतलब क्या होता है, माइनस साइन इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट्स, वॉल्यूम में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन, और वो कॉन्ट्रैक्शन कितना हो रहा है, 40 मिलीलीटर। एक तो अपन इससे बता सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अभी अपन ने एक सेकंड देना,
हाँ, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन का एक फॉर्मूला भी देखा था, और वो फॉर्मूला क्या था, दैट वॉल्यूम किसकी, रिएक्टेंट की यूज्ड वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट जो बनी फॉर्म्ड। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट कितनी काम में है, यूज्ड कितनी हुई, एक तो 60, अरे यार ये देखो, एक तो इसका 60 ml, ये तो लास्ट में 0 बचा, और इसका कितना काम में आया 20, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 60 प्लस 20, ये तो था H2 की वॉल्यूम और ये थी N2 की वॉल्यूम माइनस प्रोडक्ट फॉर्म, प्रोडक्ट फॉर्म्ड कितना हुआ 40। ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आएगा 40 मिलीलीटर, और यही पहले आया था, तो अपन क्या बोल सकते हैं वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन निकालना सीख चुके हैं, क्या कंप्लीटली सीख चुके हैं। आपको पता होगा जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तब आपको क्लियर होगा कि आप कहाँ पे एग्जिस्ट करते हो, कहाँ पे स्टैंड करते हो अपनी प्रिपरेशन में। चलते हैं अपन आगे बढ़ते हैं, कदम कदम बढ़ाए जा, साथ ही ध्यान लगाए जा। PCl5 क्या है अपने पास, गैस, इससे क्या बनता है PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, ये अपने पास कोई एक रिएक्शन है। इस रिएक्शन में दे रखा है यहाँ पे 50 ml, मान लो इसकी वॉल्यूम दे रखी हो। अब इसमें मेरे को सबसे पहले तो बताओ कि वॉल्यूम में क्या हो रहा है। वॉल्यूम पे अगर आपको कमेंट करना हो तो आप कर सकते हो। हाँ, अब हम सीख चुके हैं वॉल्यूम पे कमेंट करना, और हम वॉल्यूम पे कमेंट कैसे करते हैं, हम मोल्स देखेंगे कि मोल्स अगर इंक्रीज हो रहे हैं प्रोडक्ट साइड तो वॉल्यूम में एक्सपेंशन हो रहा है, वॉल्यूम में अगर मोल्स अगर प्रोडक्ट साइज डिक्रीज हो रहे हैं तो वॉल्यूम में क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन। इधर है 1 और इधर कितने है 1 + 1 2, तो प्रोडक्ट साइड जाने पे मोल्स बढ़ रहे हैं, मोल्स बढ़ रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगी तो वॉल्यूम में एक्सपेंशन होगा। क्लियर, तो अपन डायरेक्ट बता दिया एक तो, और अब कितना होगा वो बताना हो तो कैसे बताएंगे, इसके 1 से इसका कितना बनता है 1, इसका भी कितना बनता है 1, तो इसके 50 मिलीलीटर से इसका कितना बनेगा 50, इसका 50। अगर यहाँ पे ग्राम हो जाता 50 ग्राम तब अपन क्या करते हैं, अपन पहले मोल्स निकालते और मोल्स में रिलेट करते हैं, बट मोल और वॉल्यूम को अपन डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं गैलुसेक लॉ के अकॉर्डिंग एट स्पेसिफिक कंडीशन। एंड एट व्हाट स्पेसिफिक कंडीशन, व्हेन टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कांस्टेंट। क्लियर, टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कांस्टेंट। तो यहाँ पे 50 से 50 ml, इसका भी सॉरी इसका भी 50 ml। ठीक है, तो वॉल्यूम एक्सपेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, वही चेंज इन वॉल्यूम, और चेंज इन वॉल्यूम कैसे होता है, फाइनल वॉल्यूम बताओ कितनी हुई 50 + 50 100, इनिशियल वॉल्यूम कितनी थी 50 50, यहाँ पे क्या बचा 50 50। क्लियर, तो ये क्या हुआ, क्या हुआ ये 50 ml वॉल्यूम में एक्सपेंशन हुआ। और इसको अपन डायरेक्ट भी बता सकते हैं, डायरेक्ट कैसे बता सकते हैं, मोल्स कितने थे, समझ रहे हो ना, कि पहले मोल्स कितने थे 1, बाद में कितने हुए टोटल 2 मोल, मतलब मोल्स क्या हो रहे हैं डबल, तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगी डबल। ठीक है, पहले कितनी वॉल्यूम थी 50, तो बाद में कितनी हो जाएगी उस मिक्सचर की 100, तो वॉल्यूम में एक्सपेंशन पूछे तो 100 - 50 50 50, आंसर यही आना है। क्लियर, ऐसा भी बता सकते हैं हाँ या ना। ठीक है, वहीं अगर एक H2 गैस प्लस I2 गैस इक्विलिब्रियम का साइन दिख जाए और दिख जाए 2HI गैस, अगर ऐसा दिख जाए तो अपन क्या कमेंट करेंगे, इस साइड कितने हैं 2, इस साइड भी कितने मोल्स 2, तो क्या मोल्स क्या है सेम, जब मोल सेम होंगे तो वॉल्यूम भी क्या होगी सेम, जब वॉल्यूम और मोल सेम होंगे तो अपन यहां पे क्या बोल सकते हैं, दैट नो चेंज इन
वॉल्यूम। बोल सकते हैं कि नहीं? बोल सकते हैं। ठीक है, ये अपनी सारी बातें हुई यूडियोमेट्री से रिलेटेड। अब अपन बात चलते हैं कुछ इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पे। देखते हैं कहाँ आते हैं क्वेश्चन। ये आ गए क्वेश्चन। सबसे पहले दिया हुआ है कि 10 ml CO गैस is mixed with 10 ml O2 to form CO. Calculate the volume contraction if। अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वॉल्यूम में तब, या एक्सपेंशन हो रहा है तो वो कब। if yield is 100%, मतलब जो रिएक्शन होगी अपनी उसकी यील्ड 100% हो तब कैलकुलेट करना है वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, एंड उसकी यील्ड 75% हो तब कैलकुलेट करना है क्या, वॉल्यूम में कॉन्ट्रैक्शन। तो अपन वेट किसका कर रहे हैं? किसी का नहीं कर रहे, सोल्व करने का कर रहे हैं। सोल्व करते हैं सबसे पहले फर्स्ट ये वाला। ये सोल्व करते हैं, अपने पास है CO गैस प्लस हाफ O2 गैस, इनसे क्या बनता है CO2 गैस। ये कोई एक रिएक्शन है। यहाँ पे उसने दे रखा है 10 ml और यहाँ पे भी दे रखा है उसने 10 ml। क्लियर? अब यहाँ पे आप LR कैलकुलेट कर लोगे और ये आपका हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट होने का मतलब ये कंप्लीटली काम में आ जाएगा और ये एक्सेस में होगा, मतलब इसका कुछ पार्ट बच जाएगा। तो वो पार्ट क्या होगा, इसके 1 से इसका कितना बन रहा है हाफ, और इसका कितना बन रहा है 1। तो यहाँ पे 10 ml से जब इसके 10 ml काम में आएंगे तब इसके कितने काम में आएंगे 5 ml, और थे कितने इसके पास 10 मिलीलीटर, जिसमें से 5 काम में आ गए। पीछे कितने बचे 5 मिलीलीटर रिमेनिंग, ये याद रखना। और इसके 10 से इसके कितने बनेंगे 10 मिलीलीटर, यही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन बताना हो तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन कैसे बता देंगे कि वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट जो यूज्ड हुए और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट जो फॉर्म हुए। तो यूज कितने हुए, एक तो 10 ml इसका और एक इसका 5 ml। तो रिएक्टेंट साइड क्या लिख देंगे वॉल्यूम के अंदर 15 ml माइनस प्रोडक्ट कितना फॉर्म हुआ 10, देन 10। तो यहाँ पे कितना आया वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन 5 मिलीलीटर का वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन आया। इसको क्या अपन डायरेक्ट कर सकते थे चेंज इन वॉल्यूम वाले फॉर्मूले से कि फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। करके देखते हैं। फाइनल वॉल्यूम कितनी बची अपने पास 10 और ये 5 बची हुई, तो 15 माइनस इनिशियली कितना था 10 प्लस 10 20 कितना आया -5। माइनस इंडिकेट्स कॉन्ट्रैक्शन और वो कॉन्ट्रैक्शन कितना है 5 मिलीलीटर का, तो इससे भी बता सकते हैं। नेक्स्ट, अब अगर ये तो था क्या था जब यील्ड 100% थी, मतलब जो जो रिएक्टेंट थे ठीक है वो काम में आके रिएक्शन की यील्ड 100% थी कि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो इन्हीं से बन रहा है और 100% काम में आ रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। वहीं नेक्स्ट अपन चलते हैं, इफ यील्ड इज 75%, तो यहाँ पे अपना अगेन CO गैस रिएक्ट्स विथ हाफ O2 गिव्स CO2 गैस। ठीक है, यहाँ पे अपना फिर से अपन LR किसको लेंगे CO अपना LR हो जाएगा ना। तो ये कितना था इनिशियली 10 ml, ये भी कितना था 10 ml, और ये इनिशियली तो 0 था। तो जब रिएक्शन स्टार्ट हुई तब ये 0 हो गया, ये 5 काम में आ गया, तो पीछे कितना बचा 5 मिलीलीटर रिमेनिंग। ठीक है, अब ये है, ये जब रिएक्शन की यील्ड 100% होती तब ये कितना बनता 10 ml बनता। ये इसके 1 से इसका 1 बन रहा है तो इसके 10 से इसका भी कितना बनता 10 मिलीलीटर, बट अब बनेगा सिर्फ 7.5 ml। ठीक है, बिकॉज रिएक्शन की यील्ड 75% है, तो 10 का 75% कितना होता है 7.5 मिलीलीटर। ठीक है, तो ये अपनी हो गई। वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं, देन 15
माइनस 7.5, कितना बचा 7.5 ही बचेगा। ये अपना क्या आ गया, क्या आ गया, ये अपना आ गया वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। कैसे आया, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला यही होता है कि वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट यूज्ड माइनस वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट यूज्ड कितनी हुई 10 + 5 15 माइनस बनी कितनी, फॉर्म कितनी हुई 7.5, पीछे कितनी बची इसको सोल्व करने पर 7.5 मिलीलीटर सॉरी। ठीक है, बढ़ सकते हैं आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एक और क्वेश्चन पे। क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 1 लीटर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ CO और CO2 गैस पास थ्रू अ रेड हॉट चारकोल इन ट्यूब, द न्यू वॉल्यूम बिकम 1.4 लीटर, फाइंड आउट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर बाय वॉल्यूम, ऑल मेजरमेंट्स आर मेड एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है 1 लीटर मिक्सचर वॉल्यूम और किसकी है ये CO और CO2 की। ठीक है, ये दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। तो और जब इसको रेड हॉट चारकोल से करते हैं CO2 गैस प्लस कार्बन सॉलिड गिव्स 2CO गैस। ठीक है, ये अपनी रिएक्शन बनती है, बन गई ना। अब क्या करते हैं, अपन को भी इनकी वॉल्यूम नहीं पता, अपन को पता करनी है इनकी परसेंटेज कंपोजिशन पता करनी है। अपन कैसे करेंगे, अपन ऐसे करेंगे कि इसको अपन मान लेते हैं कि ये अपना 1 लीटर के अंदर x लीटर मान लो ये होगा शायद। जब ये x लीटर होगा तो ये कितना होगा 1 - x लीटर। ठीक है ना, ऐसे ही तो होगा। तो ये कितना होगा x लीटर। ठीक है, इसके 1 से इसका बन रहा है 2, तो इसके x लीटर से इसका भी कितना बनेगा 2x लीटर। ठीक है, एंड CO की वॉल्यूम के बारे में अपन को आइडिया है, और वो आइडिया क्या है कि 1 - x पहले से थी इसकी वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगी, टोटल वॉल्यूम लिख लेते हैं किसकी CO की वॉल्यूम, टोटल किसकी CO की, वो क्या हो जाएगी, पहले कितनी थी 1 - x प्लस बाद में कितनी बन गई 2x। ठीक है, तो यहाँ पे बचा 2x में से माइनस x, तो 1 + x अपना बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर अपन को गिवन है दैट द न्यू वॉल्यूम बिकम 1.4 लीटर। यहाँ पे जो न्यू वॉल्यूम बनेगी 1 + x, वो कितनी होगी 1.4। ठीक है, तो यहाँ से अपन x की वैल्यू बता सकते हैं, x = ये 1 इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो 0.4 लीटर अपनी वॉल्यूम बचेगी। तो इससे अपन क्या बता सकते हैं परसेंटेज कंपोजिशन की, ये 0.4 लीटर x, तो ये 1 - 0.4 कितना हो जाएगा 0.6 लीटर, ये 60%, ये 40%। ठीक है, क्लियर है ये बात। बढ़े आगे, एक सेकेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट अपने पास एक ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में ट्राई करने के लिए दे रहा हूँ। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, दिमाग लगाना कोई तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट में करेंगे, अदरवाइज उससे भी नेक्स्ट जब अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उसमें ले लेंगे इसको। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन ये, इसको सोल्व आप करना, बता मैं दूं, मैं कुछ नहीं देख रहा इसके अंदर। चलो आप सोल्व ही करना, फिर इसको, इन दोनों को अपन नेक्स्ट एक सेपरेट वीडियो बना के इन दोनों को सोल्व कर देंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो को अपन यहीं एंड करने जा रहे हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।